नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की ताजा खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। पंचम झारखंड विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन झारखंड की विपक्षी पार्टी भाजपा ने सदन के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। भाजपा विधायकों ने राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार, लूट एवं विशेषकर राज्य में अब तक हुए परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग की। प्रदर्शन कर रहे विधायकों ने युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ आक्रोश जताया। कहा कि पूरे प्रदेश में छात्र और नौजवान सड़कों पर हैं। रोजगार सृजन को लेकर जो परीक्षाएं आयोजित की गई थी, वो परीक्षाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। हमारी मांग है कि इन सभी परीक्षाओं का सरकार तत्काल सीबीआई जांच करवाए। पूरे प्रदेश के हालात क्या है ये देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश में नौजवान सड़कों पर है। परीक्षा एजेंसियों के द्वारा, सरकार के द्वारा जो नौजवानों के रोजगार सृजन को लेकर के जो परीक्षाएं आयोजित की गई है, वो परीक्षा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। और उस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई परीक्षा को लेकर के प्रदेश के नौजवान जब उस बात को सरकार को ध्यान दिलाने का काम कर रहे हैं, तो सरकार उनके ऊपर अब झूठे मुकदमे लाद करके और नौजवानों को उनको परेशान कर रही है। इसलिए इस पूरे प्रकरण की सरकार सीबीआई जांच कराए। अगर सरकार में नियत सरकार की साफ है, प्रदेश के नौजवानों की हितैषी है, अगर ये सरकार करने को कामयाब है, तो सरकार इस पूरे भ्रष्टाचार की, नौजवानों का हक मारी जिसने करने का काम किया, नौजवानों की भावनाओं के साथ जिसने खिलवाड़ करने का काम किया, उसकी सरकार सीबीआई जांच कराने की अनुशंसा करे। और झारखंड विधानसभा का बजट सत्र सदन शुरू होने से पहले ही गर्म दिखाई दिया। झारखंड की विपक्षी पार्टी भाजपा विगत दिनों हुए सभी परीक्षाओं की सीबीआई से जांच कराने की मांग पर अड़िग दिखी। वहीं सत्ता पक्ष के विधायक इस परीक्षा के मामले में छात्र हित में हमेशा तत्पर रहने की बात कर रहे थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा परीक्षा मामले में एसआईटी गठन से छात्रों को उचित न्याय नहीं मिल पाएगा। जो एजेंसी परीक्षा कंडक्ट कराई है, वो पहले से ही दागी रही है। इस कारण इसकी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। वहीं अपने ऊपर प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा जांच के विषय में कहा कि हमारे ऊपर जो भी मामला हुआ है, वह आंदोलन से जुड़ा मामला था एवं न्यायालय के अधीन था, जो कब का समाप्त हो चुका है। करने के लिए जिस एजेंसी पहले से दागी, पहले से उन लोगों के ऊपर कई जगहों पर केस मुकदमा चल रहा है, फिर उन लोगों को देने का क्या मतलब है। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि भाई उसकी सीबीआई से जांच होना चाहिए। सर, आप कपिल सिब्बल से खासा नाराज लग रहे हैं, चिट्ठियाँ लिख रहे हैं उनके खिलाफ। अरे वो ऐसे ही बोलता है, अदालत में तो झूठ बोलता ही है, बाहर में भी लोगों को देख भ्रमित करता है। उसका हमको क्या बोलते हैं, वीडियो मिला, तो मैंने उस वीडियो को सुना और मेरे बारे में भी कहा कि इनके ऊपर क्या बोलते हैं, उसको प्रेडिकेट ऑफेंस बनता है, लेकिन एडी कुछ नहीं करता है। बोले यार, मेरे ऊपर कोई प्रेडिकेट ऑफेंस कहाँ से बनेगा। हमारे ऊपर जो भी केस हुआ है, आंदोलन का केस हुआ है, या फिर हमने आचार संहिता उल्लंघन का, वो सारे केस कब्बे का समाप्त हो गया। पलामू में 144 उल्लंघन का वो समाप्त हो गया। इस समय भी मेरे ऊपर जो केस है, वही केस है जो हम सड़क पर आंदोलन किए, चाहे HEC के पास या जो सचिवालय जाकर रहे थे, वो केस है। तो आप जब इतना बड़ा महान वकील देश में वो माने जाते हैं, और वो अदालत में तो बाहर में ऐसे बहस कर रहा है, बाहर में ऐसे वो पाठ पढ़ा रहे हैं लोगों को। वहीं विपक्षी घटक दल आजसू सुप्रीमो ने कहा कि इस तरह का विषय सघन अपराध का विषय है। मौजूदा सरकार ने शुरू में इसमें संजीदगी दिखाते हुए कठोर कानून बनाया, पर उसका अनुपालन करने में कहीं ना कहीं चूक होती दिख रही है। में गंभीरता दिखाई है, तब तो इस तरह से कड़ा कानून तैयार किया है। अब उसका अनुपालन करने की बारी है। अनुपालन होना चाहिए। अनुपालन जिस रूप से है, जिस रूप से कानून बना है, उसका अक्षर सा अनुपालन होना चाहिए, जिसका अभी तक नहीं हुआ है। वहाँ कहीं भी इस तरह का जिक्र नहीं हुआ है। अभी तक आपने तथाकथित जो एजेंसी है, तथाकथित जो विभाग है, इसके ऊपर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, जो तत्काल लेना चाहिए था। आपने कुछ नहीं किया ना। आपने जो मीटर तय किए हैं, जो आपने इसके लिए कार्रवाई के लिए जो आपने सदन में लाने के बाद एक नई एक आपने तैयार किया कि मैं कदाचार के खिलाफ में मैं इसमें रहूँगा और
छात्रों के साथ कभी इस तरह के अगर क्वेश्चंस लीक अगर हो जाता है और कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। तो जो कार्रवाई आपने निर्धारित किया था उस पर कार्रवाई करते हुए दिखना चाहिए, वरना आपका ये सारा चीज़ कोरा रहेगा और जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप यथावत रूप से आपके ऊपर लगते रहेंगे। और झारखंड हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर लगी रोक हटाकर नींबू पहाड़ में अवैध खनन के मामले की गहन जांच का रास्ता साफ कर दिया है। सीबीआई अब इस मामले में अपनी जांच जारी रखेगी। झारखंड हाई कोर्ट ने साहिबगंज जिले के नींबू पहाड़ में अवैध खनन मामले में सीबीआई को जांच जारी रखने का आदेश दिया है। इससे पहले अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी होने तक जांच पर रोक लगाई थी। सीबीआई की ओर से नींबू पहाड़ में अवैध खनन के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में हुई है। सीबीआई की ओर से अदालत को ये जानकारी दी गई है कि नींबू पहाड़ क्षेत्र में अवैध खनन के मामले का मुद्दा गंभीर है। सीबीआई ने इस मामले में 6 जनवरी 2023 को प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने 13 जनवरी 2023 को हाई कोर्ट में जाकर सीबीआई की जांच के खिलाफ अपील किया था। हाई कोर्ट ने 13 जनवरी 2023 को सीबीआई की जांच पर रोक लगा दी थी। नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले में राज्य सरकार के द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि सीबीआई बिना राज्य सरकार की अनुमति के और बिना उच्च न्यायालय के आदेश के सीबीआई ने इसमें जांच कार्य प्रारंभ किया है, उस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। उस याचिका पर आज माननीय न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार की अपील याचिका को खारिज किया और हाई कोर्ट के द्वारा जो सीबीआई की जांच पर रोक लगी थी उसे तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। और झामुमो ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम के भी विभिन्न इलाकों में न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। इसको लेकर नवामुंडी और तापनगर में झामुमो द्वारा न्याय मार्च निकाला गया। झामुमो का कहना था कि भाजपा और केंद्र सरकार के पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत ईडी के द्वारा गढ़े गए झूठे मामले की जांच के नाम पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजने और प्रताड़ित करने का काम केंद्र की एजेंसियां कर रही हैं। न्याय मार्च का नेतृत्व कर रहे झामुमो जिला सचिव सोनाराम देवगम ने कहा कि भाजपा और केंद्र सरकार झारखंड के जल जंगल जमीन और राज्य के तमाम बड़े लौह अयस्क खदान और कोल ब्लॉक को मोदी के कॉरपोरेट मित्रों अंबानी और अडानी को सौंपना चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार इसमें सबसे बड़ी बाधा बन रहे थे, इसलिए उन्हें ईडी के सहयोग से झूठे मामले में फंसाकर एवं जांच के नाम पर जेल भेजकर रास्ते से हटाने का काम किया गया है। न्याय मार्च में काफी संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो। जब जब मोदी डरती है, ईडी सीबीआई करती है। जब जब मोदी डरती है, ईडी करती है। हेमंत भैया आगे बढ़ो, हेमंत भैया आगे बढ़ो। वहीं झारखंड उड़ीसा बॉर्डर पर बनाए गए चेक नाका का मुसाबनी डीएसपी संदीप भगत ने निरीक्षण किया। इस दौरान वहां तैनात पुलिस कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए, साथ ही हर आने जाने वाले वाहनों की जांच करने को भी कहा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले के उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर झारखंड उड़ीसा बॉर्डर के रसुनचौपा में चेक नाका बनाया गया है। यहां दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है। लोकसभा चुनाव में धन बल, नशीले पदार्थ या पैसे आदि का प्रयोग ना हो, इसके लिए खास ध्यान रखा जा रहा है। इधर मुसाबनी डीएसपी संदीप भक्त एवं इंस्पेक्टर इंद्रदेव राम ने चेक नाका का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों पदाधिकारियों ने पुलिस कर्मियों को सभी वाहनों को रोककर अच्छी तरह से जांच करने व नंबर के साथ अन्य डिटेल भी नोट करने के निर्देश दिए। डीएसपी संदीप भक्त ने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए चेक नाका पर पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि यहां से चुनाव के समय कोई हथियार, पैसा, नशीला पदार्थ आदि ना लाया जा सके। मतलब निर्देश प्राप्त है कि सभी जितने भी चेक नाकाज है उन पर सघन चेकिंग चलाया जाए, ताकि चुनाव के समय किसी प्रकार का मतलब प्रभावित करने के उद्देश्य से कुछ भी
अनवांटेड थिंग अपने क्षेत्र में ना घुस पाए। साथ ही और क्या क्या देखा जा रहा है? साथ में मतलब हम लोग देख रहे हैं कि कोई हथियार बरामद हो जाए या फिर लीकर लेकर कोई ना जा रहा हो, वो सब हम लोग अच्छा से चेकिंग किया जा रहा है। और इधर पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल के कीरीबुरु के आसपास के कई गांव में पिछले कई दिनों से एक दंतेल हाथी के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं। हाथी ने आतंक मचाते हुए कई गांव में अब तक दर्जनों घरों को तोड़ा है, जिससे क्षेत्र के लोग डरे सहमे हैं। जानकारी मिली है कि बीती रात को भी इस दंतेल हाथी ने सारंडा के सुदूरवर्ती करमपदा गांव में उत्पात मचाया और 3 घरों को तोड़ दिया। हाथी घरों को तोड़ने के बाद उसमें रखे अनाज भी चट कर गया, साथ ही घरों के कई सामानों को भी नष्ट कर दिया। घर तोड़ दिए जाने के बाद रात में पड़ोसी के घर में शरण लिए एक बीमार व्यक्ति जीतू लोहार की मौत हो गई है। इस हाथी के उत्पात को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथी द्वारा किए गए नुकसान का मुआवजा घर के मालिकों और मृतक के आश्रित को देने की मांग की है। दूसरी तरफ हाथी को भगाने में जुटी वन विभाग की टीम को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है, जिससे ग्रामीणों की चिंता और बढ़ी हुई है। और इधर जमशेदपुर के मानगो बालीगुमा बगान एरिया में लगभग 5.5 लाख रुपए की लागत से बन रही नाली का स्थल परिवर्तन कर दिए जाने से लोगों में नाराजगी है। लोगों ने ठेकेदार और अभियंता पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मानगो नगर निगम के द्वारा बालीगुमा बगान एरिया में संजय भुइया के घर से सुरेंद्र सिंह के घर तक 400 फीट नाली पास हुई थी। निगम के ठेकेदार ने उपरोक्त नाली का निर्माण दूसरी जगह में करवा दिया। जब निर्माण कार्य चल रहा था, ठेकेदार और अभियंता ने लोगों को बताया था कि जिस स्थान में नाली बनाई जा रही है वहीं की नाली पास हुई है। आपकी गली की नाली बाद में पास कर बनवा दी जाएगी। पूरा मामला उस वक्त बिगड़ गया जब मध्य रात्रि को मानगो नगर निगम के अभियंता ने ठेकेदार की मिली भगत से जिस स्थान में नाली बनी ही नहीं वहां सिलापट लगा दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि घरों का गंदा पानी सड़क में कई वर्षों से बह रहा है। लोग नारकीय जीवन जीने में विवश हैं। जहां नाली की आवश्यकता है वहां नाली नहीं बनाकर अपने लाभ के लिए अभियंता और ठेकेदार ने मिली भगत से दूसरे स्थान में नाली बना दी है। जहां नाली बनी ही नहीं वहां सिलापट लगा दिए जाने से लोगों में आक्रोश है। लोगों ने भाजपा नेता विकास सिंह को मौके पर बुलाकर स्थिति से अवगत कराया। जो यहाँ के विशेष कार्यपालक पदाधिकारी है, उनकी जुगलजोड़ी का कमाल है। योजना पास होती है कहीं और बनती है कहीं। इस मामले को हम लोग नगर विकास के जो हम लोग के सचिव हैं उनको हम लोग पूरे मामला को देंगे। आखिर योजना कहाँ पास हुई, कहाँ बनी, नाली का पानी मैंने बाथरूम का पानी नहीं जा पा रहा है, क्या मामला? हम लोग को बहुत दिक्कत है, बाथरूम का पानी रोड में बहता है हम लोग को। और नाली आप लोगों को पास इधर का हुआ था। हाँ। और नाली बन कहाँ गया? बन गया उनका साइड में होगा। ये भ्रष्टाचार काला में। वहीं पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर स्थित रायकेरा गांव में आजसू पार्टी का विधानसभा स्तरीय संकल्प सभा से मिलन समारोह आयोजित हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो उपस्थित थे। आजसू के इस कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आनंदपुर प्रमुख दिलबर खाखा ने आजसू का दामन थामा। सुदेश महतो ने दिलबर खाखा का गर्मजोशी के साथ पार्टी में स्वागत किया। इस अवसर पर दिलबर खाखा ने कहा कि आजसू के नीति व सिद्धांत से प्रभावित होकर उन्होंने सैकड़ों समर्थकों के साथ आजसू पार्टी का दामन थामा है। पार्टी उन्हें जो भी दायित्व देगी उसे वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे। वहीं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने अपने संबोधन में हेमंत सरकार और हेमंत सरकार की पार्ट 2 सरकार कहलाने वाली चंपई सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि झारखंड में जो सरकार मात्र 6 माह की बची है वो सरकार जनता को 6 साल का झूठा आश्वासन दे रही है। हेमंत सरकार ने बालू गिट्टी बेचा और अब परीक्षा का पेपर बेचने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की हेमंत और चंपई सरकार सिर्फ जनता को ठगने और लूटने का काम कर रही है। पिछले चुनाव में इस सरकार ने कहा था कि सरकार बनने पर नीति निर्धारण का काम करेगी, पर ना तो आज तक यहाँ स्थानीय नीति बनी और न ही विस्थापन व नियोजन नीति का निर्माण किया गया। वहीं शिक्षा की लचर व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव को राज्य और केंद्र में आजसू पार्टी एनडीए के साथ मिलकर लड़ेगी। राज्य के 14 लोकसभा सीटों में एनडीए के साथ मिलकर हम सभी सीट जीतेंगे। मौके पर पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित आजसू पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भक्त के साथ अन्य लोग मौजूद थे। कि हम लोग नीति बनाएंगे राज्य में आदिकाल से रहने वाले, प्रारंभिक रूप से रहने वाले
लोगों का परिचय पत्र एक सुनिश्चित होना चाहिए कि हमारा क्या है। हम लोग का परिचय पत्र क्या बना? हमारा खतियान, हमारा पहचान हमारा खतियान बना। बोला हम लोग खतियान को महत्वपूर्ण बनाएंगे। खतियान पर जब बात आया, खतियान का निर्णय लेने का बात आया, तो खतियान हुआ क्या? खतियान मिला हम लोग को? नहीं मिला। आज के दिन में कोई भी नीति निर्धारण खतियान देख के हो रहा है क्या? तो 4-4.5 साल का समय बना, ना स्थानीय नीति बना, ना नियोजन नीति बना, ना विस्थापित नीति बना। कोई नीति बन पाया है क्या? चिड़िया माइंस में, गुआ में, जहां भी माइनिंग का काम हमारा हो रहा है, वहां के विस्थापित जमींदाता उन लोगों को कहीं पर ठोर मिला क्या? कोई नीति से उसका नियोजन हुआ क्या? सेल कंपनी कोई नियोजन दिया क्या? यहाँ पर कई तरह का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी काम कर रहा है, कोई नियोजन उस नीति के आधार पर संभव हुआ क्या? ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि नीतियों पर निर्णय नहीं लिया। ये वोट की राजनीति कर रहे हैं, वोट के व्यापारी हैं, इन्हें आता नहीं है, क्योंकि ये कभी राजनीति में इसका चप्पल कभी नहीं घिसा। राजनीति का इतिहास तो साथ में है, लेकिन इतिहास में इनका 2 कदम और 2 पसीना भी 2 बूंद नहीं बसा रहा है, इसलिए ये लोगों की भावना को नहीं समझ पा रहे हैं। अब बताओ, जिसके राजनीति की पृष्ठभूमि क्या थी देवेंद्र मांझी जी की, जिस जगह पर है, जिसका परिचय क्या बना, वो बिल्कुल अलग से देवेंद्र बाबू ने परिचय अपना अलग बनाया। इस जंगल में प्रवास करने वाले लोगों के बीच में वो कहे कि उनका जहां जल जंगल जमीन की बात किए, और जंगल में जो लोग खेती बाड़ी से अपना आजीविका चलाता था, वहां उसको हक दिलाएंगे बोल के उन्होंने आंदोलन छेड़ा था कि नहीं छेड़ा था? उसी का अगला पीढ़ी आया, उसी का परिवार आगे आया, और परिवार आने के बाद आज हमको बता दो कि देवेंद्र बाबू का सपना पूरा हुआ है क्या? बोलो, देवेंद्र बाबू का सपना पूरा हुआ क्या? देवेंद्र बाबू का स्टेचू आया, देवेंद्र परिवार में लोग एमएलए आए, मंत्री बने, लेकिन देवेंद्र बाबू का लड़ाई अभी भी अधूरा है। उन जमीनों पर जहां आदिवासी हमारा वास करता है, जिस जमीन पर खेती बाड़ी करके अपना आजीविका चलाता है, आज भी उसका पेपर पेंडिंग है। झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से चाईबासा के पिल्लई हॉल में 2 दिवसीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काट कर किया। सरकारी विद्यालयों के बच्चों की शिक्षा में उपयोगी पुस्तकों की खरीदारी इस मेले के माध्यम से की जाएगी। उत्कृष्ट विद्यालयों के बच्चों, शिक्षकों और शिक्षा विशेषज्ञों द्वारा पुस्तकों का चयन किया जाएगा और शिक्षा विभाग द्वारा खरीदारी कर पुस्तकों को पुस्तकालय में उपलब्ध कराया जाएगा। इस पुस्तक मेला में लोग व्यक्तिगत रूप से भी पुस्तकों की खरीदारी कर सकते हैं। इस मेले में दर्जन भर से ज्यादा प्रकाशकों के द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि इस बात से हम सभी लोग अवगत हैं कि व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का कितना महत्व है। किसी भी व्यक्ति का समग्र विकास शिक्षा के बिना नहीं हो सकता। उपायुक्त ने बच्चों को पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। सभी लोग जानते हैं कि भारत के संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और संवैधानिक दायित्व में सभी लोगों को कुछ मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य मिले हैं। और आप लोग देखेंगे कि उसके अंदर हम लोग जब शिक्षा की बात करते हैं तो किस प्रकार से सभी को यूनिवर्सल एजुकेशन का एक्सेस हो, उसको बहुत अधिक महत्व दिया गया है। और हम लोग जब बात करते हैं कि एक बेहतर नागरिक का निर्माण में जीवन में क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, तो शिक्षा का अर्थ अगर हम लोग निकालें तो केवल शिक्षा का अर्थ स्कूल जाना और स्कूल में नंबर लाना और अगली कक्षा में प्रोन्नत होने से नहीं है। शिक्षा का अर्थ है कि आप जहाँ पर हैं वहाँ रहते हुए आप अपने चारों तरफ की जो सराउंडिंग्स हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हैं, चाहे वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, चाहे वो सोशोलॉजी से रिलेटेड है, या वो आपकी पॉलिटिकल अवेयरनेस से रिलेटेड है, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, या किसी भी तरह से, उनके बारे में आपके अंदर एक हम लोग जिसको कहते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर का डेवलप करना, एक क्यूरियोसिटी आपके अंदर जागृत करना, ताकि आने वाले समय में आप जाके एक ना केवल एक शिक्षित व्यक्ति बने बल्कि एक जिम्मेदार और बेहतर नागरिक बन सके। और इधर आदित्यपुर के स्वर्ण रेखा परियोजना भवन स्थित प्रशासक कार्यालय में 25 फरवरी को श्री शनिदेव भक्त मंडली की ओर से 36वां रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। इसके बाद शिविर में रक्तदाताओं को लाने वाले लोगों को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया जाएगा। शिविर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस शिविर के आयोजन में प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन और जमशेदपुर ब्लड बैंक सहयोग करेंगे।
इस बार 1520 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें मुख्य रूप से 200 नए रक्तदाताओं को जोड़ा जाएगा। इस महारक्तदान को सफल बनाने में शनिदेव भक्त मंडली के 600 से भी अधिक सक्रिय कार्यकर्ता लगे हुए हैं। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर मंडली के पदाधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। संरक्षक देवव्रत घोष ने बताया कि महारक्तदान शिविर में NIT कॉलेज के छात्र, NSS वॉलंटियर्स भी शामिल होंगे। इस मौके पर 2500 लोगों के बीच प्रसाद का भी वितरण किया जाएगा। प्रेस वार्ता में संरक्षक देवव्रत घोष, अध्यक्ष जयदेव बनर्जी के साथ अन्य लोग मौजूद थे। तो जोहार सभी को, जय शनिदेव। कि ये हमारा छठा महारक्तदान शिविर है। हर साल इसी तरह से महारक्तदान शिविर हम लोग आयोजित आदितपुर में करते हैं, क्योंकि आदितपुर से ही हम लोग जुड़े हुए हैं। और इसका उद्देश्य है कि हमेशा की तरह नए रक्तदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना, और जो कभी रक्तदान करने में रुचि नहीं रखते व करके छोड़े हुए रहते, उन लोगों को रक्तदान के साल में एक बार कम से कम जोड़ने का प्रयास करना। तो 1500 यूनिट का लक्ष्य लेकर हम लोग चल रहे हैं और अपने स्तर पर पूरे आदितपुर से घर घर तक हम लोग पहुँचे हैं, लोगों को जानकारी दी है, अवेयरनेस फैलाए हैं, ताकि लोग रक्तदान के प्रति जागरूक हों। उनके कैंप तक भी बुलाने का प्रयास किए कि आप आइए, रक्तदान कैसे होता है उस प्रोसेस को देखिए, तब आप इसका प्रति आपकी जो भ्रांतियाँ हैं उनको आपके मन से हटेगी। उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रक्तदान से जोड़ना। और जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्यधाम में मां दुर्गा, श्री राधा कृष्ण एवं शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा और श्री राम मंदिर के चतुर्थ वर्षगांठ पर सूर्य मंदिर समिति की ओर से 11 दिवसीय अनुष्ठान के तीसरे दिन गुरुवार को प्रतिमाओं को नगर भ्रमण पर निकाला गया। इसमें उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास मुख्य रूप से शामिल थे। शोभा यात्रा में सबसे आगे 2 सुसज्जित घोड़े, उसके पीछे आचार्यों का दल, सिंह बाजा, उसके पीछे धार्मिक धुन बजाता बैंड बाजा और फूल मालाओं से सुशोभित 2 बड़े खुले वाहन पर मां दुर्गा, श्री राधा कृष्ण एवं शिव परिवार विराजमान थे। श्रद्धालुओं के संग पैदल यात्रा करते वीर बजरंगबली की विराट झांकी लोगों को आकर्षित करती रही। शोभा यात्रा में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री एवं उड़ीसा के महामहिम राज्यपाल रघुवर दास, संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह, अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, पुरोहितों एवं श्रद्धालुओं के संग पद यात्रा करते हुए जय श्री राम के नारे लगाते हुए श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ाते दिखे। शोभा यात्रा में जगह जगह पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल रघुवर दास का विभिन्न सामाजिक संगठनों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। पूरे नगर भ्रमण के दौरान युवा सदस्य व महिलाएं हाथों में केसरिया ध्वज लिए संगीत व सिंह बाजा की धुन पर थिरकते रहे। स्थापित भगवान राम जी के चतुर्थ वर्षगांठ को लेकर के आज सूर्य मंदिर से भव्य शोभा यात्रा भगवान जी का नगर भ्रमण कार्यक्रम तैयार किया गया था, जिसमें आज पूरे जमशेदपुर शहर से भक्तगण उमड़ पड़े। पूरा शहर भक्तिमय माहौल में जय श्री राम के नारे लगाते हुए निकला हुआ था सड़क पर, जिसमें शोभा यात्रा में बैंड, डीजे, सिंह बाजा, आतिशबाजी, फूलों की वर्षा और भगवा ध्वज लेकर के जो लोग सड़क पर निकले हुए थे, पूरा शहर भक्तिमय माहौल में भगवान जय श्री राम का जयकारा लगा रहा था। एक अलग ही माहौल आज इस शहर में देखने को मिला। इस सिद्धगोड़ा क्षेत्र में जहाँ जमशेदपुर के कोने कोने से लोग, चाहे वो मानगो से हो, चाहे बागुनाथू से, चाहे साथी से, चाहे बारीडीह से, चाहे गोलमुर से, सभी तरह के लोग यहाँ पर उपस्थित होकर आज भक्तिमय माहौल में भगवान श्री राम जी को याद करते हुए एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम का नारा लगाते भक्तिमय माहौल में आज लोग चतुर्थ वर्षगांठ भगवान राम जी का मना रहे हैं। कार्यक्रम में आज जमशेदपुर में भगवान राम जी को स्थापित करने वाले, जिन्होंने 2020 में भगवान राम जी को स्थापित किया, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उड़ीसा के राज्यपाल महामहिम आदरणीय रघुवर दास जी उपस्थित रहे। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से शुक्रवार को सुपर लीग का आयोजन किया गया। इसमें अंडर 15 बॉयज टीम और ओपन गर्ल्स टीम को भाग लेने का अवसर मिला। मुसाबनी 1 नंबर स्थित रिक्रिएशन क्लब में टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा 1 दिवसीय प्रखंड स्तरीय सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ डॉक्टर भोलानाथ ग्रुप द्वारा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर तथा फुटबॉल में किक मार कर किया गया। इस सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में अंडर 15 बॉयज की टीम एवं ओपन गर्ल्स की टीमों ने भाग लिया। फाउंडेशन द्वारा बॉयज की 16 टीम एवं गर्ल्स की 16 टीम को इसमें शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम को प्रशिक्षित कर
प्रखंड, अनुमंडल और जिला एवं राज्य स्तर तक खेलने का मौका दिया जाएगा। मैं कारू मुर्मू टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से आया हूँ। ये टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से ये टाटा कोलन सुपर लीग का ये टूर्नामेंट होने वाली है। ये मौसावनी ब्लॉक में ये आपका 2012 से शुरू हुई है, अभी तक चल ही रहा है। पहले हम लोग ओपन बॉयज़ का करते थे और अंडर 15 बॉयज़ का होता था, तो पिछले साल से हम लोग ने थोड़ा इसको चेंज किए हैं कि अभी अंडर 15 बॉयज़ का हो रहा है, ओपन गर्ल्स का किए हैं, ताकि हमारा गर्ल्स को भी फुटबॉल खेलने का मौका मिले और वो भी अपना हुनर को दिखा सके। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।